मुंबई का रेड लाइट एरिया, जहां पर एक व्यक्ति एक कोठे पर जाता है। अंदर एक महिला रहती है जो कि उसे अंदर ले जाती है और खूब सारी वहां पर 10 से 15 महिलाएं बैठी रहती है जो उसके सामने दिखाया जाता है। उन महिलाओं ने कुछ इस तरह के कपड़े पहन रखे होते हैं जो कि किसी व्यक्ति को उत्तेजित कर सकते हैं। वो वहां पर कुछ अंधेरा छाया रहता है। वो व्यक्ति सामने देखता है, उन सभी महिलाओं को देखता है और अचानक एक महिला पर उसकी नजर रुक जाती है। वो उसे कुछ जानी पहचानी लगती है और महिला जब उस व्यक्ति को देखती है तो अपना मुंह नीचे कर लेती है, रोने लगती है। वो व्यक्ति कहता है मुझे यही महिला पसंद है और उसे बाद में उसे महिला के साथ उस कमरे में भेज दिया जाता है, जहां पर वो जाकर उस महिला को नजदीक से देखता है और कहता है कि ये तो मेरी पत्नी है। यानी कि उस रेड लाइट एरिया में उस कोठे के ऊपर उसकी पत्नी ही मौजूद होती है, जिसे वो अंदर जाते ही पहचान लेता है। लेकिन उसके बाद में वो एक ऐसा डिसीजन लेता है जिसे आप इस कहानी में सुनेंगे तो आप उस व्यक्ति को सैल्यूट करेंगे। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। ये कहानी शुरू होती है कर्नाटक के बेंगलुरु से। वहां पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला एक व्यक्ति, जिसकी शादी 2 से 3 महीने पहले ही हुई होती है, उसे एक कंपनी की ओर से असाइनमेंट दिया जाता है मुंबई जाने का। बेंगलुरु से मुंबई उसे भेज दिया जाता है। कुछ दिनों पहले ही उसकी शादी हुई होती है, तो अपनी पत्नी को वो बताता है कि मुंबई से एक असाइनमेंट आया है, कुछ समय के लिए उसे वहां पर जाना है। और वो मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। वहां जाने के बाद उसे पता लगता है कि उसका काम काफी लंबा है, काफी समय के लिए उसे मुंबई में रहना होगा। तो वो उसके बाद में अपनी पत्नी तानिया को फोन करता है और फोन करके कहता है लगभग 15 दिन बाद में कि तुम भी मुंबई आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए टिकट करवा दी है, ट्रेन में रिजर्वेशन करवा दिया है, तुम अपना सामान लेकर के मुंबई आ जाओ। तानिया जैसे ही ये सुनती है अपने पत्नी के मुंह से, काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसका सपना था मुंबई वो भी जाए। जैसे ही उसे पता लगा कि उसके पति को मुंबई बुला लिया गया है, तो वो और ज्यादा खुश होती है। शायद उसके पति उसको भी वहां पर ले जाएंगे। लेकिन 15 दिन बाद ही जब उसके पति का फोन आ जाता है तो वो काफी खुश होती है और अपने जाने की तैयारी करने लगती है। और उसके बाद में 7 अक्टूबर का वह दिन होता है जब वो बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन में जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाती है, जो कि पहले से रिजर्वेशन उसके पति साहिल की ओर से करवा दिया जाता है। जैसे ही वो ट्रेन में बैठती है, अपने सास ससुर को फोन करती है कि मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, सब कुछ यहाँ पर अच्छा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में अपने पति साहिल को फोन करती है कि वो ट्रेन में बैठ चुकी है, आप परेशान मत होना। इस पर उसका पति साहिल उसको कहता है कि मैं तो परेशान नहीं होऊंगा, लेकिन तुम भी पूरा रास्ते में परेशान मत होना, क्योंकि 1000 किलोमीटर का रास्ता है, लगभग 15 से 17 घंटे तुम्हें यहाँ पहुंचने में लगेंगे। कुछ चीजों का ध्यान रखना, अजनबी लोगों से रास्ते में ज्यादा बातचीत मत करना, कुछ खाने को दे तो खाना मत, इस तरह की कुछ नसीहत जैसे आमतौर पर दी जाती है, उसका पति साहिल भी उसको देता है, क्योंकि जो तानिया है पहली बार ट्रेन के जरिए अकेले मुंबई जा रही होती है। जैसे ही वो ट्रेन में बैठती है, उसी समय ट्रेन चलने वाली होती है। 2 लोग और आकर के उसके सामने वाली सीट पर आके बैठ जाते हैं और ट्रेन वहां से रवाना हो जाती है मुंबई के लिए। लगभग ट्रेन को चले 1 घंटा हुआ होता है कि वो सामने जो 2 लोग बैठे होते हैं अजनबी, आपस में बात करने की कोशिश करते हैं, बात करना शुरू करते हैं। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब भी 15 से 18-20 घंटे का सफर होता है, तो एक जो बोगी होती है उसमें बैठे लोग, आमने सामने जो भी लोग बैठे रहते हैं, बातचीत का एक दौर शुरू हो जाता है, लोगों में जान पहचान भी हो जाती है। वही चीज वहां पर शुरू होती है कि वो दोनों लोग आपस में बात करते हुए उनमें अच्छी जान पहचान हो जाती है, अच्छी दोस्ती हो जाती है। और कुछ जब वो खाने लगते हैं दोनों लोग, तो एक दूसरे को अपना सामान भी देते हैं, शेयर करने लगते हैं। और इतने में ही उनमें से एक व्यक्ति सामने बैठी तानिया को पूछता है कि क्या मुंबई जा रही हो? तानिया कहती है हाँ। तो कहता है पहली बार जा रही हो? क्योंकि उसको देखकर, तानिया को देखकर उनको लगता है कि घबराई हुई सी बैठी थी, ज्यादा
किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं कर रही थी। फोन पर बात कर रही थी तो कभी सास ससुर को फोन कर लेती, कभी अपने पति को फोन कर लेती, इससे ज्यादा वो किसी से बात कर नहीं रही थी। तो इसको देख करके वो सामने वाला व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या डर लग रहा है? इस पर वो कहती है कि नहीं, किसी तरह का डर तो नहीं लग रहा। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि बहन जी, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो हमें बता देना, हम आपकी मदद करते रहेंगे, क्योंकि काफी लंबा सफर है। इस पर वो कहती है, शुक्रिया अदा करती है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा बहुत उनमें बातचीत का दौर शुरू हो जाता है। महिला को वो पूछते हैं कि क्या पहली बार मुंबई जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, पहली बार मुंबई जा रही हूँ, लेकिन अकेले इस बार जा रही हूँ तो थोड़ा सा अलग लग रहा है। बाकी कहीं भी ट्रेन में काफी सफर किए हैं, लेकिन लोगों के साथ में किए हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ में किए हैं। इस पर सामने वाले व्यक्ति उसको कुछ खाने का ऑफर करते हैं जब वो खा रहे होते हैं, लेकिन तानिया मना कर देती है कि नहीं, उसे कुछ भी नहीं खाना। सफर ऐसा ही बीतता रहता है, लगभग 10 से 12 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद में इतना लंबा सफर होता है तो हर व्यक्ति ट्रेन में ही कुछ खाना पीना करता है। तानिया भी कुछ खाने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने जाती है तो वो लोग भी कई बार उसे खाने के लिए पूछ चुके थे, तो तानिया भी एक बार उनकी तरफ ऑफर करती है कि आप भी इसमें से कुछ खा लीजिए, और वो सामने जो दोनों व्यक्ति बैठे रहते हैं मना नहीं करते और उसमें से कुछ खा लेते हैं जो उसे खिलाते हैं। इसके बाद में उनमें और बातचीत का एक दौर शुरू हो जाता है। कुछ देर और आगे वो बढ़ते हैं तो सामने से जो व्यक्ति बैठे रहते हैं दोनों, वो फिर से एक बार तानिया को कुछ खाने के लिए ऑफर करते हैं। तो इस बार तानिया भी खा लेती है कि हाँ, उन्होंने खाया तो किस तरह से वो मना कर सकती है। काफी लंबा सफर था। उसके पति साहिल का एक बार फिर से फोन आता है। लगभग 850 किलोमीटर वो चल चुके होते हैं ट्रेन में, लगभग 150 किलोमीटर का कहा जा सकता है और सफर बाकी होता है। तभी साहिल का फोन आता है। साहिल कहता है कि कुछ घंटों बाद ट्रेन यहाँ मुंबई पहुंच जाएगी, मैं रेलवे स्टेशन पर तय समय पे पहुंच जाऊंगा, तुम चिंता मत करना, जैसे ही तुम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगी मैं वहीं तुम्हें दिखाई दूंगा और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में वो सामने जो व्यक्ति बैठे रहते हैं आगे वाले स्टेशन पे, जब ट्रेन रुकती है तो चाय लेकर आते हैं। तानिया को पूछते हैं चाय पियोगी, तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर भी वो 2 की जगह 3 कप चाय ले आते हैं और तानिया को 1 कप पकड़ा देते हैं हाथ में। तानिया फिर मना नहीं कर पाती, चाय पी लेती है, लेकिन जैसे ही तानिया चाय पीती है उसी समय वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। और उसके बाद में जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कार सरपट रोड पे दौड़ी जा रही है और उसके अंदर वही 2 लोग साथ में कार में बैठे हुए हैं और एक ड्राइवर आगे कार में बैठा हुआ है। तानिया उनसे पूछती है, लेकिन तानिया की हालत उस वक्त इस तरह की नहीं होती कि वो ज्यादा सवाल कर पाए, क्योंकि बेहोशी की हालत में थी। अचानक उठती है और घबरा जाती है कि कहां पर मुझे ये ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे ही वो सवाल करती है कि कहां पर ले जा रहे हो, उतने में एक व्यक्ति उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारता है और उसको चुप करवा देता है कि आगे से कुछ नहीं बोलेगी। तानिया चुप हो जाती है, डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि पहली बार मुंबई आई थी और उसके साथ में इस तरह की घटना हुई जो आमतौर पर शायद किसी महिला को ना देखना पड़े। उसके बाद में वो दोनों लोग उसे मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में ले जाते हैं, एक कोठे पर ले जाते हैं जहां पर 2 महिलाएं बैठी होती है, नमिता शेख और सुनीता पुजारी। नमिता शेख से बातचीत करते हैं वो दोनों लोग, और उसके बाद बार्गेनिंग शुरू हो जाती है कि उसको बेचा जाता है। तो जो डील होती है वो 45,000 रुपए में तय होती है। वो दोनों लोग 45,000 रुपए में उस महिला को वहां पर उन दोनों महिलाओं के हवाले कर देते हैं, यानी तानिया को वहां पर छोड़ देते हैं और 45,000 रुपए लेकर के वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में तानिया को वो महिला अंदर लेकर जाती है और वहां पर जैसे ही अंदर जाते हैं तो तानिया देखती है कि 10-15 और वहां पर इसी तरह की लड़कियां मौजूद हैं, इसी तरह की महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने कुछ इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं जो किसी व्यक्ति को उत्तेजित कर सकते हैं। वो घबरा जाती है। उसके बाद में उसे ले जाकर एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां पर उसे 2-3 दिन तक रखा जाता है। उसे कुछ खाने को नहीं दिया जाता, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसको परेशान किया जाता है और उसके बाद उसको कहा जाता है किसी व्यक्ति के साथ कमरे में जाने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है। धीरे करके दिन बीतने लगते हैं। 7 अक्टूबर को वो रवाना होती है। 8, 9, 10, 11, 12 दिन बीतते चले जाते हैं। उसका पति परेशान हो जाता है, साहिल परेशान हो जाता है। वो रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा होता है कि उसकी पत्नी पहुंचने वाली थी, लेकिन नहीं पहुंचती। तो वो जाकर के जीआरपी थाने जाता है। उसके बाद में
बेंगलुरु से जहाँ से वो रवाना हुई थी वहाँ पर भी पहुँचता है, वहाँ जाकर के जीआरपी थाने से मिलता है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज देखता है, तो उससे पता चलता है कि उसकी पत्नी वहाँ ट्रेन में चढ़ी तो थी, सवार तो हुई थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ उसका कुछ पता नहीं चल पाया। मुकदमा दर्ज करवा देता है लेकिन पत्नी का कोई पता नहीं लगता। इसी तरह से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बीत जाते हैं लेकिन पत्नी का कोई सुराग नहीं। 16वें दिन की बात है जब लगातार उसको टॉर्चर किया जाता है, तानिया को। महिला जो वहां पर दलाल होती है सुनीता पुजारी, वो उसे आकर के कहती है आज आखिरी दिन है, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी, साथ यहाँ आने वाले लोगों के साथ तू नहीं सोई, तो उसके बाद में तेरा क्या अंजाम होगा वो तो खुद भी नहीं सोच पाई। उसे डराया जाता है। दूसरी लड़कियां भी जाकर उसको समझाती है वहां पर जो काम कर रही होती है कि हमें भी इसी तरह से मजबूरीवश यहाँ पर लाया गया था, लेकिन इतना परेशान किया कि हमें भी यहाँ पर फिर जैसे ये कहती है वैसे ही अब करना पड़ रहा है। उनकी बातों में आकर के डर के मारे परेशान होकर के आखिर जब खाना नहीं दिया जाता, भूखे रखा जाता, तो वो उनकी बात मान लेती है और किसी व्यक्ति के साथ जाने को तैयार हो जाती है। उसे भी उसी तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं जो कि किसी व्यक्ति को उत्तेजित कर सके। रात का समय होता है, एक व्यक्ति वहां पर आता है, वो पसंद कर लेता है तानिया को और उसके बाद अपने कमरे में ले जाता है। जैसे ही तानिया को वो कमरे में ले जाता है, तानिया जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन इस तरह से रोती है कि आवाज कमरे से बाहर ना जाए। और उसके बाद उस व्यक्ति को बताती है कि मुझे किस तरह से जबरदस्ती यहाँ उठाकर लाया गया, ट्रेन में से लाया गया, मेरा पति वहां पर इंतजार कर रहा है लेकिन ये लोग मुझे यहाँ पर लेकर आ गए, 45,000 रुपए में मेरा सौदा किया, और ये सारी बातें उस व्यक्ति को बताती है। हालांकि जो इस तरह के रेड लाइट इलाकों में आते हैं, कोठे पर आते हैं, उनसे ज्यादा उम्मीद उन लोगों से, आदमियों से नहीं की जा सकती, लेकिन ये व्यक्ति था जिसने अपनी इंसानियत का परिचय दिया। इसने तानिया को अपना फोन दिया। तानिया कहती है कि मैं अपने पति को एक फोन करना चाहती हूँ। उस व्यक्ति ने तानिया को अपना फोन दिया कि मैं इतनी ही मदद कर सकता हूं कि तुम्हारी बात मैं तुम्हारे पति से करवा सकता हूं, क्योंकि बाहर अगर वो किसी तरह का कुछ हंगामा करता तो वहां पर दोनों की जान को खतरा होता। वो आदमी भी इस तरह से जानता था कि वो कौन से इलाके में है। तो वो उसके पति को फोन करने के लिए अपना फोन तानिया को दे देता है। तानिया अपने पति को फोन करती है। 16वें दिन अचानक उसके पति साहिल के मोबाइल पर जब एक अननोन नंबर से फोन आता है, वो काफी दिनों से बात करने की तानिया से कोशिश कर रहा था लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था, और जब अचानक अननोन नंबर से फोन आता है, उठाता है और वो रोने की आवाज सुनता है तो समझ जाता है ये तानिया है। उसके बाद में वो उससे पूछता है तो वो महिला उसे अपनी आप बीती बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था उस दौरान। और उसके बाद में वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और जो साहिल है, महिला का पति, वो उस व्यक्ति के टच में रहता है, उससे पूछता है एड्रेस क्या है रेड लाइट एरिया का। वो पुलिस के पास जाना चाहता है लेकिन वो सोचता है अगर पुलिस ने वहां दबिश दी और वो लोग पहले से फरार हो गए, उनको पता लग गया, तो उसके बाद में उसकी पत्नी की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए वो पुलिस के पास नहीं जाता, वो खुद वहां पर जाने की एक प्लानिंग करता है। वो वहां का एड्रेस लेकर के उस कोठे का मकान का नंबर जान करके वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर के वो अपनी इच्छा बताता है। वो उसी तरीके से जाता है जैसे कि एक आम ग्राहक वहां पर पहुंचता है। उसके सामने भी वो 15 से 20 लड़कियां रखी जाती है, उन्हीं उसी तरह के कपड़ों में वहां उन सबको लाया जाता है, लेकिन वो एक एक करके सबको रिजेक्ट करता चला जाता है। और जैसे ही उसके सामने उसे तानिया दिखाई देती है, वो उसे देखने लग जाता है। और तानिया जब उसको देखती है तो अपनी नजरें झुका लेती है, आंखें झुका लेती है और उसकी आंखों से पानी आने लगता है। वो समझ जाता है कि इस समय कुछ भी करना बेवकूफी होगा, क्योंकि जिस जगह वो बैठा है उसकी और उसकी पत्नी दोनों की जान को खतरा हो सकता है। वो समझदारी से काम लेता है और कहता है जो वहां पर सुनीता पुजारी होती है कि मुझे ये लड़की पसंद है। उसे तानिया के साथ कमरे में भेज दिया जाता है। जैसे ही वो कमरे में जाता है, अपनी पत्नी से बात करने लगता है। उसकी पत्नी उसे सारी कहानी शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या हुआ सब कुछ बताती है और वो उसे अपने सीने से लगा लेता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी को कहता है अगर मैंने तुम्हें यहां से ले जाने की कोशिश की या हमने यहां से भागने की कोशिश की तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो एक तरीका अपनाता है, वो पुलिस कंट्रोल रूम में वहां बैठे बैठे फोन करता है और कमरे को अंदर से बंद कर लेता है। उसके बाद पुलिस को फोन करके वो मुंबई पुलिस को सारी घटना बताता है कि उसके और उसकी पत्नी के साथ क्या क्या हुआ है और वो किस तरह से यहां पर पहुंचा है।
मुंबई पुलिस को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने उस समय इतनी समझदारी का परिचय दिया कि बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत थाने से वो निकली और सीधा रेड लाइट उस इलाके में पहुंच गई और जो मकान नंबर बताया गया था उसकी चारों तरफ से घेराबंदी कर ली कि कोई एक भी व्यक्ति वहां से भाग ना पाए। और तुरंत पुलिस फोर्स उस मकान के अंदर घुसी और उस कमरे के अंदर गई जहां पर पहले से साहिल और तानिया मौजूद थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। उनको वहां से बाहर लाया गया और उसके अंदर और जितनी महिलाएं थी और जितनी लड़कियां थी उन सबको भी पुलिस ने वहां से आजाद करवाया और वहां से जो उनकी मालिक थी उस कोठे की, सुनीता पुजारी और नमिता शेख, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ में 2 लोग और वहां पर मौजूद थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ की गई और उसके आधार पर जो 2 लोग थे उनको बेचने वाले, जो रास्ते में ट्रेन में मिले थे, उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद में साहिल को और जो लड़की थी उसको लेकर के थाने पर ले जाया गया और तानिया और उन दोनों से पुलिस ने पूरी रिपोर्ट ली, वहां पर दर्ज की और उसके बाद में उन सभी लोगों के खिलाफ में जो इसमें आरोपी थे उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई। उसके बाद में जब तानिया से पूछा गया तो तानिया ने बताया कि वो जो 2 लोग मिले थे उन लोगों ने किस तरह से उसको वहां से गुमराह किया था, एक तरह से चाय के अंदर कुछ मिलाकर पिलाया था और उसके बाद में उस घटना को अंजाम दिया। जब उन दोनों लोगों से पूछताछ की गई तो उन लोगों ने यह बताया कि वो ट्रेन जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड है, वहां पर खड़े रहते हैं और इस तरह की महिलाओं पर नजर रखते हैं जो कि सुंदर होती है, अकेली कहीं जा रही होती है और उसके बाद वहां पर सवार हो जाते हैं और उनके साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो जब ये मामला सामने आया तो कहा जा सकता है कि पुलिस के भी एक बार तो होश उड़ गए कि किस तरह से गंदगी वहां पर चल रही थी। इस कहानी को खत्म करने से पहले एक राय मेरी भी आपको यहां पर देना जरूरी हो जाता है कि आप भी कहीं ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, बस स्टैंड से कहीं बस में कहीं जा रहे होते हैं, तो आपको भी एक यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी तरह की वारदात आपके साथ ना हो। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ खाने को आपको दे रहा हो, भले ही आप उससे 10 घंटे से बात कर रहे हो, 20 घंटे से बात कर रहे हो, लेकिन अगर वो कुछ आपको दे रहा हो तो उससे खाने को कम से कम ना लें। बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खाने पीने की चीजें आप अनजान व्यक्ति जो कि उसी सफर में आपसे मिला है और आपको कुछ दे रहा है तो उससे ना लें। इस तरह की जहर खुरानी की वारदातों से बचने का सिर्फ यही एक तरीका हो सकता है। तो आज की इस कहानी में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके मुझे दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।